किसान, बदलते भारत की शान। Innovative transportation system. आज किसान प्रश्न मंच की टीम पहुंची है हरियाणा के गांव मग्घावाली में। आज हमारा सब्जेक्ट है कस्टम हायरिंग सेंटर। कस्टम हायरिंग सेंटर वो है जो पराली प्रबंधन के लिए उचित हमें मशीनरी उपलब्ध होती है, उसे कस्टम हायरिंग सेंटर कहते हैं। सरकार की तरफ से भी किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने पे सब्सिडियां दी जाती है। हमारे यहाँ कई प्रकार की मशीनें उपलब्ध होती है, जैसे रोटावेटर है, सुपर सीडर है, जीरो ड्रिल है, बेलर है। सबसे अच्छा जो दबाव है वो रमेश जो है उन्होंने दिया है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की, खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए नई नई फसलों की खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान। ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बिहार के अन्नदाता। एक ही बार पूंजी लगाकर इससे हर साल हो सकती है अच्छी कमाई। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और बढ़ती मांग के कारण खपत में आ रही है तेजी। एसबीआई की ताज़ा रिपोर्ट भी मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दे रही है संकेत। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। वहीं बारिश के कहर से आसाम में 3 और मेघालय में 1 की मौत।
और उत्तर भारत में गर्मी से छूटे पसीने। राजस्थान के चूरू और हरियाणा के सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। और मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए किसानों का रुझान आजकल नई फसलों की खेती की ओर बढ़ा है। इसमें फलों की खेती की और किसानों का रुझान ज्यादा है। देश के अनेकों किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती से काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में एक ही बार पूंजी लगाने के बाद किसान कई वर्षों तक हर साल अच्छी कमाई कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन कम होने के कारण इसकी मांग बाजार में लगातार बनी रहती है, जिससे किसानों को इसके अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में इसकी खेती अब रफ्तार पकड़ रही है। पूर्णिया जिले का ड्रैगन फ्रूट स्थानीय बाजारों के अलावा दूर के बाजारों में भी भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ड्रैगन फ्रूट का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके कारण इसका बाजार काफ़ी बड़ा है। मई महीने से नवंबर महीने तक इसमें फल लगते हैं। पहले 2 साल फल कम लगते हैं, तीसरे साल से ज़्यादा फल लगने लगते हैं। 5 सालों बाद हर पौधे से लगभग 10 किलो फल प्राप्त हो जाते हैं। किसान बताते हैं कि एक बार खेती करने के बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में प्रति वर्ष मामूली सा खर्च आता है। इसकी खेती से किसान कम से कम 20 साल से अधिक समय तक कमाई हासिल कर सकते हैं। बिहार के गया जिले में जलवायु के बदलते परिवेश में खरीफ सीजन में श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकती है। पानी कम होने पर भी मक्का और अन्य मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। गया जिला कम जल जमाव का क्षेत्र है। ऐसे में मक्का और मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। गौरतलब है कि गया के अधिकांश किसान बारिश पर ही निर्भर रहते हैं और उसके बाद ही खरीफ सीजन में खेतों में धान की रोपणी करते हैं, नहीं तो अधिकांश खेत पारित रह जाते हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि खेती के विकल्प के रूप में खरीफ सीजन में कृषि विभाग के द्वारा मक्का और मोटे अनाज की खेती पर जोर दिया जा रहा है। इस बार गया जिले में लगभग 23,850 एकड़ में मक्का की खेती, जबकि 10,000 से अधिक एकड़ में मिलेट्स की खेती कराई जाएगी। इसकी खेती के लिए अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ और सांवा की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें बीज उत्पादन के क्रय पर अनुदान के रूप में 2,000 रुपये और इसकी खेती करने पर प्रोत्साहन के रूप में 2,000 रुपये दिए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। बेहतर जलवायु अनुकूलन समाधान के लिए लोगों के साथ परस्पर बातचीत को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस कॉन्क्लेव में पूरे भारत से विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि DST के 2 मिशन, हिमालयाई इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन ने पिछले कुछ वर्षों में 19 उत्कृष्टता केंद्रों और 37 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को समर्थन देने के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ने विभिन्न समुदायों से एक साथ आने और न केवल समस्याओं का विश्लेषण करने बल्कि समाधान की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने का भी आग्रह किया। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के जौबनेर में स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में श्री करण नरेंद्र कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर द्वारा कृषि छात्रों और नवाचारी कृषि स्टार्टअप्स के लिए कोहॉर्ट 10 का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा कृषि छात्रों और नवाचारी कृषि स्टार्टअप्स को कृषि उत्पादों और सेवाओं के विकास और उत्पादन में मदद के लिए विभिन्न संसाधन, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि कृषि छात्रों, कृषि उद्यमियों के लिए कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कदम है, जो कृषि क्षेत्र को उच्च स्तर पर ले जाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी नवाचार के माध्यम से विकसित करना है।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 30 जून 2024 तक इंक्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट sabijobnair.co.in व विश्वविद्यालय की वेबसाइट sknau.ac.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। और अगली खबर, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने प्रगति 2024 फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन की शुरुआत की है। यह आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोगपूर्ण अनुसंधान के लिए बेहद उपयोगी अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना और CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए आयोजित बैठक में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती देने का काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और बढ़ती मांग के कारण खपत में तेजी आ रही है। SBI की ताज़ा रिपोर्ट भी मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकेत दे रही है। देश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। आज के समय में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। गांव में न केवल कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, बल्कि गांव में फ्रिज, दोपहिया वाहन और टीवी की खरीदारी भी सबसे उच्च स्तर पर है। ऐसे में बाजारों में बढ़ती मांग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती नजर आ रही है। साथ ही बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और बढ़ती मांग के कारण निजी खपत में भी तेजी आ रही है। तो वहीं साल बेहतर मानसून से भी ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने का अनुमान है। वहीं SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत नजर आ रहे हैं। SBI का मानना है कि इस साल जनवरी से मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर भी महंगाई में कमी आई है और वैश्विक GDP में मजबूती आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वर्ष 2024 और 2025 में वैश्विक विकास दर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल से अधिक है। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में GDP विकास दर 7.5%, तो पूरे वित्त वर्ष में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया है। RBI ने वित्त वर्ष 2023 और 24 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि SBI ने इस अवधि में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया है। इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2023 और 24 की विकास दर 8% के स्तर को छू सकती है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से यात्री वाहन बिक्री, हवाई यात्रियों की संख्या, GST संग्रह, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, पेट्रोलियम खपत, टोल संग्रह जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल खपत के साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बात करेंगे चक्रवात रेमल की। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए और कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ, जिससे बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं। एहतियात के तौर पर राज्य के 9 जिलों में स्कूल बंद हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान ढहने और लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मेघालय में पूर्वी जैंतिया पहाड़ी जिले में एक दीवार गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही जिले में भूस्खलन से 4 लोग घायल हो गए। और इस बीच देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू में कल अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है।
और आइए बात करते हैं सेहत की। तेज धूप और गर्मी त्वचा को प्रभावित करती है। ऐसे में त्वचा की कई समस्याएं हो सकती हैं। घमौरियों की समस्या गर्मियों में कई लोगों को प्रभावित करती है। कैसे इन मौसमों में घमौरियों से बचाव किया जा सकता है, आइए समझते हैं। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा के संक्रमण, त्वचा पर दाने, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से समस्या, घमौरियां, सनबर्न और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। घमौरियां होने का मेन कारण ये होता है जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है उसको स्किन से हटाया नहीं जा रहा है रूटीन तरह से, और उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह का कपड़ा पहना है जो पसीनों को वो सोख नहीं रहा है, जबकि इंस्टेड वो स्किन के ऊपर रगड़ रहा है, और पसीने के जो फिर एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं पसीने का, जो स्किन पे फिर वो बन जाता है, जिसको प्रिकली हीट या घमौरी कहते हैं। बढ़ नहीं सकती है पर वो ठीक नहीं होंगी, वो परेशान करती रहेंगी, उसमें खुजली, जलन होना, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, दिन रात में हमेशा वो दिक्कत रहेगी आपको। और जैसे जैसे जितना और ज़्यादा पसीना आएगा और ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो वो चीज़ और जगहों पे जा सकती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा में होने वाली सबसे आम समस्या है चुभती जलती घमौरियों की। अधिकतर लोगों को घमौरियां इस मौसम में परेशान करती है। शरीर के कई हिस्से जैसे गर्दन, पीठ, कमर, सीने या चेहरे पर भी कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें खुजली और जलन होती है। अधिक पसीना आना, त्वचा को साफ न रखना या तंग कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनना, ये सभी घमौरियों की समस्या होने की संभावना बढ़ा सकता है। लोग घमौरियों की समस्या को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। यदि आप घमौरियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कुछ उपाय इसके लिए कारगर हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्लेन टैल्क आप लीजिए, बहुत ज़्यादा ये डाला है पाउडर में, वो डाला, वो किसी काम का नहीं होता है। स्पेशली एंटी फंगल्स हैं, मेडिसिन पाउडर में नहीं होना चाहिए। वो पर से भी कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है घमौरियों को प्रिवेंट करने में, और प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे दवाइयों वाले पाउडर आपकी स्किन पे क्रिएट कर सकते हैं। और उन दवाइयों का असर जो एक्चुअली जिस रीज़न के लिए होता है उनमें असर उन दवाइयों का कम हो जाता है अगर इस आम तौर पे सब लोग उनको पाउडर्स में यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो अवॉइड करें। नॉर्मल टैल्क आप यूज़ कर सकते हैं उन हिस्सों में जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, घमौरियाँ बनती हैं, जो कि ऊपर का पीठ का हिस्सा, ऊपर का छाती का हिस्सा यहाँ पे होता है। इनफैक्ट जो ज़्यादा खुशबू जिस प्रोडक्ट में होती है, फ्रेग्रेंसेस होते हैं, तो फ्रेग्रेंसेस से अपने आप से कई तरह की स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं। तो जहाँ पे कई लोगों में देखा गया डिओड्रेंट से एलर्जीज़ हो जाती हैं, तो बगलों में जहाँ डिओड्रेंट लगाते हैं वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं, या बैक में आगे चेस्ट पे लगाया है तो वहाँ, तो ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें अवॉइड करें। फ्रेग्रेंस वाले डिओड्रेंट्स, वाइप्स, ये सब कुछ यूज़ ना करें। घमौरियों की समस्या बच्चों में काफी देखी जाती है क्योंकि उनकी त्वचा कोमल होती है। हालांकि बड़े भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। घमौरियों से बचाव के लिए सबसे आसान है कि आप गर्मियों के मौसम में अपनी त्वचा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बार बार नहाएं, लूज कॉटन कपड़े पहने, दिन में जितना हो सके पंखे, कूलर, एसी के सामने रहें, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके ठंडा पानी शरीर पे डाल लें। खासकर पीठ पे, छाती के ऊपर के हिस्से में घमौरियाँ ज़्यादा होते हैं, इन हिस्सों को बचाव करना ज़रूरी है। आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोकैलामीन आप लेके कहीं से वो यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है खुजली में। सूती कपड़े पहने, साथ ही कपड़े अधिक तंग न हो। कोशिश करें कि अधिक पसीना न आए, और फिर भी यदि घमौरियों की समस्या हो जाए तो एक विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार इसका सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 27 मई को गेहूं का भाव था 3000 रुपए, जो 28 मई को 200 रुपए कमजोर होकर भाव 2800 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 27 मई को गेहूं का भाव था 2295 रुपए, जो 28 मई को 15 रुपए गिरकर 2280 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा।
यहाँ 27 मई को गेहूं का भाव रहा 2,330 रुपए, जो 28 मई को 5 रुपए लुढ़क कर 2,325 रुपए रह गया। पंजाब के जलालाबाद में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 27 मई को गेहूं का भाव था 2,275 रुपए। 28 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,275 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1100.54 लाख टन रही। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 27 मई को इसका भाव 9,200 रुपए था, जो 28 मई को 150 रुपए बढ़कर 9,350 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 27 मई को मूंग का भाव 7,800 रुपए था। 28 मई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 7,850 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में मूंग के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 27 मई को मूंग का भाव 8,850 रुपए रहा, जो 28 मई को 30 रुपए गिरकर 8,820 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 28 मई को मूंग का भाव 8,500 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 15,06,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में ये आंकड़ा 36,76,000 टन था। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पंजाब में टमाटर की तुड़ाई कर लें, किसान लाल मिर्च की तुड़ाई करें। इसी तरह बैगन की भी तुड़ाई कर सकते हैं। वहीं भिंडी की तुड़ाई करने का समय है। यहाँ कपास की बुआई कर लें। कपास के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा हल्दी की रोपाई करें। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक डालें। पंजाब के किसान आड़ू के बागों में हल्की सिंचाई कर लें। इसके साथ ही आम के बागों में भी सिंचाई कर सकते हैं। वहाँ लीची के बागों में सिंचाई करते रहें। इस समय मूंग के खेत में निराई करें। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही मक्के के खेत में हल्की सिंचाई करें। यहाँ आम के बागों में सिंचाई कर लें। वहाँ उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में हल्दी की रोपाई करें। यहीं भिंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान पपीते की रोपाई करते रहें। इस समय अदरक की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही खीरे की तुड़ाई करें। वहीं करेले की तुड़ाई करते रहें। किसान लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर की तुड़ाई कर लें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। खास खबर में जानते हैं कुछ खास खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी।
पंजाब के आप सरकार के मंत्री बलकार सिंह के सेक्सुअल फेवर मामले में घिरने के बावजूद पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस मामले के सामने आने के बाद भी बलकार सिंह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में एक रैली में नजर आए। भाजपा की स्टार प्रचारक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पंजाब दौरे पर आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने एक बैठक को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार के केंद्र पर लगाए जा रहे उन आरोपों को खारिज किया जिसमें पंजाब सरकार ने कहा था कि केंद्रीय वित्तीय मामलों में उनका सौतेला व्यवहार करती है। प्रवर्तन निदेशालय ने जगदीश सिंह और भोला ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। अवैध खनन मामले में ईडी की टीमों ने 13 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में हो रही पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने समय रहते दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर कार्य नहीं किया। राजद्रोह और यूपीए के तहत गिरफ्तार शर्जिल इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जिल इमाम को गिरफ्तार किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीएस कुटेई को निलंबित कर दिया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी डीएस कुटेई ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। डीएस कुटेई पर ओडिशा में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव संचालन में हस्तक्षेप करने का आरोप है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ एक कार के नहर में गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना आधी रात को घटी। एक ऑल्टो कार नहर में गिर गई जिससे एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी परिवार के एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और भाई सहित अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। वहीं हत्यारे युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी तक वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में मुठभेड़ पुलिस थाने के अंतर्गत वन क्षेत्र में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे संशोधनवाद का निर्लज प्रयास बताया। हालांकि बाद में अय्यर ने कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। एनआईए और गुजरात क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के दौरान वडोदरा निवासी मनीष हिंगू को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष हिंगू युवाओं को नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाने और बंधक बनाकर अवैध काम करवाने वाले गिरोह का हिस्सा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।